मरीख को हमेशा ही दूसरी धरती कहा गया है। इसके बाद बात आती है कि धरती के बाद दूसरा कौन सा ग्रह है जहां इंसान रह सकते हैं। तो सबसे पहला इशारा मार्स पर ही किया जाता है। एलोन मस्क से लेकर नासा के कई साइंटिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि आगे आने वाले समय में हम आसानी से मार्स पर रह लेंगे, वहाँ पर अपना जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन क्या सच में मार्स पर रहना इतना आसान है? क्या हम आगे आने वाले 10-20 सालों में सिविलाइजेशन शुरू कर लेंगे या फिर ये सब खोखली बातें हैं? आइए जानते हैं मार्स पर इंसान सभ्यता शुरू करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है और क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं और कैसे एक बड़ी मैग्नेटिक शील्ड हमें मार्स पर जिंदा रख सकती है। जानने के लिए हमें रहना है आखिर तक। देखिए हमारा YouTube चैनल IMDO ट्रिप शॉर्ट्स। साइंस से जुड़ी रिसर्च वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, फ्लाइट। मार्स पर जिंदगी शुरू करने के लिए सबसे पहले मुसीबत है और वो है मार्स पर इंसानों को पहुंचाना। और आज तक 12 लोग चांद पर जा चुके हैं लेकिन कोई भी मार्स पर नहीं गया है और चांद पर इंसानों को भेजना ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वही मार्स की बात करें तो मून से 150 गुना ज्यादा दूर है और अर्थ से मार्स पर जाने के लिए 7 महीने का वक्त लगता है। लेकिन ये जितना ज़्यादा आसान लगता है उतना ज़्यादा आसान है नहीं। ये इतने लंबे ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल लगेगा। तो आज तक हमने सैटेलाइट मुश्किल से मार्स तक भेजे हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई थी। उस समय उस रॉकेट के अंदर बहुत सारे इंसान होंगे और जिस वजह से और इस रॉकेट का वजन आज तक मार्स पर जितने भी सैटेलाइट भेजे गए उनसे कहीं ज़्यादा होगा, जिसमें से कहीं ज़्यादा फ्यूल और चाहिए होगा। लेकिन इतना ज़्यादा फ्यूल आखिर रॉकेट में कहाँ स्टोर किया जाएगा? इसीलिए एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे रॉकेट का वजन और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इस फ्यूल के वजन को कम करने के लिए वॉल्टर इंग्लैंडर नाम के एक मैकेनिक ने कमाल का आइडिया लाया था। जब रॉकेट को लैंड करवाया जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तभी पेट्रोल इस्तेमाल होता है, इसलिए ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसे ही रॉकेट मार्स के ऑर्बिट में आएगा। किसी भी पैसेंजर को और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबको लैंडर के जरिए नीचे भेज दिया जाएगा। वैसे लैंडिंग में यूज होने वाला फ्यूल जाएगा और रॉकेट का वजन कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और मुसीबत सामने आता है, आखिर लैंडर को सही तरीके से मार्स पर लैंड किया कैसे जाएगा? मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा रेयरफाइड है। इसका एवरेज सर्फेस टेंशन 610 पास्कल है जो अर्थ से 100 गुना कम है। इसीलिए से लैंडर की स्पीड हवा में कम नहीं होगी और हमें सॉफ्ट लैंडिंग नहीं मिल पाएगी, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर से सॉफ्ट लैंडिंग तभी हो पाएगी जब जो लैंडर होगा मार्स के एटमॉस्फेयर में 12 डिग्री एंगल से एंट्री करेगा और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा और लैंडर क्रैश कर जाएगा। अगर हम सोचें कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 2 मिनट के अंदर लैंडर की स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा से 1600 किलोमीटर प्रति घंटा पर आ जाएगी और इस बीच लैंडर में 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन इसको कम करने के लिए हीट शील्ड एक्टिवेट हो जाएगी ताकि अंदर का आदमी गर्मी से मर न जाए। और इसके बाद जब लैंडर मार्स से 10 किलोमीटर दूर होगा तो इसके पैराशूट खुल जाएंगे और 2 किलोमीटर दूर होगा तब इसकी बूस्टर ऑन हो जाएंगे। ये सब होने के लगभग 7 मिनट का समय लगेगा और इसे नासा द 7 मिनट ऑफ टेरर कहती है। जिससे अब ये बात तो समझ में आ गई कि मार्स पर लैंड करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लैंड करने के बाद सब कुछ मक्खन है, बल्कि असली मुसीबत तो शुरू यहीं से होती है। नंबर 2, बेस। ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन मार्स पर जिंदगी शुरू करने से पहले हमें चांद पर रुकना होगा। लकी बोर्थोट के नाम के एक वैज्ञानिक का कहना है कि मार्स पर जाने के लिए हमें अर्थ के ऑर्बिट के बाहर एक गेटवे या फिर स्पेस स्टेशन बनाना पड़ेगा कि बार बार मार्स का ट्रेवल पॉसिबल हो सके। पर आगे आने वाले 10 सालों में नासा मून पर एक गेटवे बनाने वाले हैं मार्स तक जाने के लिए, यानी एक स्पेस स्टेशन होगा जो कि मून के ऑर्बिट में घूमेगा और एस्ट्रोनॉट पहले अर्थ से मून तक जाएंगे, वहां से रिफिल करके फिर मार्स की ओर बढ़ेंगे। एलोन मस्क जो है
30 लोगों की ग्रुप को मार्स पर भेजने वाले हैं, जो वहां पर जाकर कॉलोनाइजेशन शुरू करने वाले हैं। लूसी का ये कहना है कि मार्स पर कॉलोनाइजेशन शुरू करने से पहले मार्स की जमीन से पानी और ऑक्सीजन की निकालने का तरीका ढूंढना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो एलोन मस्क का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि धरती से इतना ज्यादा ऑक्सीजन और उतना ज्यादा पानी 30 लोगों के लिए लेकर जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हो सकता है 30 की जगह पर 10 लोग भी वहाँ पर भेजे जाएं, लेकिन ऐसे में वहाँ पर बेस का निर्माण कैसे किया जाएगा? कुछ वैज्ञानिकों का आइडिया है, तो वहाँ पर हम 3D प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वहाँ की मिट्टी का इस्तेमाल करके बेस को 3D प्रिंट करेगा। और वहीं नासा ने बर्फ को इस्तेमाल करने के लिए भी आइडिया दे दिया है, जो कि मार्स का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा, करीब -60 से -80 डिग्री तक। वैसे ही मगर वहाँ पर इन्फिलिडन टॉम को बनाया जाएगा, जिसके बीच में खांचे होंगे और उस खांचे में लोकली हार्वेस्टर निकाल जाएगा, तो वहाँ पर बर्फ के ड्रोम बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिक रह सकते हैं, यूनिक कॉस्मिक रेन से भी बचाएगा। अगर वो वहाँ पर रहते नहीं हैं, फिर भी कई चीज़ों को स्टोर करने के लिए काम में भी लिया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता होगा, बर्फ चीज़ों को प्रिजर्व करती है, लेकिन ऐसे बर्फ के दौर में वहाँ पर वेजिटेबल नहीं उगा पाएंगे। एग्रीकल्चर यानी पर वहाँ पर खाना उगाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़रूरी है, और इसीलिए ही इंडस्ट्रियल लैब नाम की कंपनी ने सेल्फ कंटेन ग्रीन हाउस टॉम बनाए हैं, जो कि बहुत छोटी जगह पर फिट हो जाएंगे पर इनफ्लेटेबल होंगे। इसीलिए वहाँ पर जाकर जब इसमें हवा भरी जाएगी तो ये बड़े होंगे और इसमें आराम से वेजिटेशन उगाया जा सकता है। और यहाँ भी अगर सब कुछ जैसे हमने प्लान के मुताबिक बताया हुआ है, उसके बाद अगले रॉकेट से यहाँ पर और भी लोगों को कॉलोनी बनाने के लिए, हमारे सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए लाया जा सकता है। लेकिन आगे जो स्टेज आने वाला है वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। नंबर 3, माइनिंग एंड फैक्ट्री। बुरी अर्थ पर भर भर के माइनिंग की जाती है, उसकी बलबूते पर आज हम इतने ज़्यादा डेवलप हुए हैं। ऐसे में मार्स की बात करें तो वहाँ सबसे पहले बर्फ को माइन किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पानी का कोई सिस्टम नहीं है। इसके बाद मार्स की मिट्टी को, वहाँ के पत्थर को भी माइन किया जाएगा, ताकि उसकी मदद से वहाँ घर बनाया जा सके। और धरती से हम जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चीज़ वहाँ पर भेजेंगे, धरती पर मिलने वाले मिनरल से ही मरे होंगे या उसे ही चलते होंगे, जिसमें से हमें वहाँ पर भी वैसे ही मिनरल्स ढूंढने पड़ेंगे। और नासा का कहना है कि मार्स पर आयरन कॉपर जैसे ढेरों मिनरल्स के जवाहर मौजूद हैं, लेकिन ये अर्थ जितने नहीं और बस कुछ 100 सालों तक इंसानी सभ्यता इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दरिया खत्म हो जाएंगे। और लाखों अरबों डॉलर खर्च करके बस 100 साल तक अगर यहाँ सिविलाइजेशन चलेगी, इसका मतलब क्या है? तो इतनी मेहनत क्यों की जाए? जल्दी रिवीजन पर पहुँचने से पहले हम आपको बता दें, मार्स जो है वो है एस्टेरॉयड बेल्ट के काफ़ी पास है, और ये एस्टेरॉयड जो इसे प्रैक्टिकली इनफाइनाइट मिनरल का सोर्स कहा जाता है। और नासा के साथ साथ अर्थ पर मौजूद है और भी कई ऐसे कंपनी हैं जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही है कि वो आगे जाकर एस्टेरॉयड पर माइनिंग की जा सके, क्योंकि सच में मिनरल्स के अंधेरे रिसोर्स हैं जिनका जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर मार्स पर हमारा बेस बन गया तो बेस का इस्तेमाल करके एस्टेरॉयड से मिनरल निकालना और भी आसान हो जाएगा, और यहाँ पर मौजूद सिविलाइजेशन को, यहाँ तक कि अर्थ पर मौजूद लोगों को भी मिनरल्स के ख़त्म होने की चिंता कम हो जाएगी या फिर लगभग ख़त्म हो जाएगी। नंबर 4, टेराफॉर्मिंग। अगर आपको भी अभी तक यही लग रहा है कि मार्स पर रहने के बाद सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये होंगी, यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, यहाँ पर इतना कम ज़्यादा तादाद में ऑक्सीजन है, सांस लेना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, और यहाँ पर हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड है। तो आप गलत हो। यहाँ की जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और वो है कॉस्मिक रेडिएशन। अर्थ के मुकाबले मार्स पर कॉस्मिक रेडिएशन 40 गुना ज़्यादा है, और इसका वजह अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि सूरज से आने वाले कॉस्मिक रेडिएशन को दूर करते हैं, और बस थोड़ा बहुत कॉस्मिक रेडिएशन हम तक पहुंच पाता है, जो कि नुकसानदायक नहीं होता। पर वही मार्स प्लेनेट पर ऐसा कोई फील्ड मौजूद नहीं है, इस वजह से कॉस्मिक रेडिएशन सीधा मार्स के सरफेस पर और वहां पर होने वाले और वहां पर रहने वाले लोगों पर गिरेगा, जिसकी वजह से बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कुछ ही मिनटों पहले आप बाजू में न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुआ है। इसे समझने के लिए एक पाओ ने पहले ही बताया है कि बर्फ के बने डोम में रहना, लेकिन काम करने के लिए और रिसर्च करने के लिए बार बार बाहर जाना पड़ेगा, जिस वजह से कॉस्मिक रेडिएशन बार बार एस्ट्रोनॉट और वैज्ञानिकों को चोट पहुंचाएंगी। और इससे बचने का बहुत ही ज्यादा संगीत तरीका है कि बहुत ही ज्यादा बड़े डिपोल मैग्नेटिक को सूरज और मार्स के बीच में लगा दिया जाएगा,
सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये किया जा सकता है। और उससे निकलने वाले जो मैग्नेटिक तरंगे होंगे वो सूरज के कॉस्मिक रेडिएशन को मार्स तक नहीं पहुंचने देंगे और इससे मार्स का टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए, प्लांट के लिए बहुत बढ़िया होगा। वैसे फिलहाल कई वैज्ञानिक ऐसे प्लांट बना रहे हैं जो मार्स की धरती पर उग सकें और इसमें से कुछ रिसर्च सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।